प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जवाहरलाल नेहरू के जीवन इतिहास के बारे में। जवाहरलाल नेहरू का पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, शैक्षणिक जीवन, राजनीतिक जीवन। जवाहरलाल नेहरू के जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक उन्होंने जितने भी कार्य किए उनका डिस्कस करेंगे। तो आइए जवाहरलाल नेहरू के जीवन इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं। जवाहरलाल नेहरू को भारत में एक महान राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक एवं आर्थिक चिंतक के तौर पर जाना जाता है। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक प्रसिद्ध वकील थे। नेहरू का परिवार बहुत ही समृद्ध था और उनके परिवार का रहन सहन भी पश्चिमी स्तर का था। नेहरू जी की माता का नाम स्वरूप रानी था, जो भारतीय संस्कृति में रंगी हुई एक धार्मिक महिला थी। बाल नेहरू पर भी अपने माता पिता दोनों का समान रूप से प्रभाव पड़ा। नेहरू को प्राथमिक शिक्षा के लिए किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिलाया गया। उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने उनकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए घर पर ही एक अंग्रेज निजी शिक्षक टी ब्रुक्स को लगाया। ब्रुक्स के अनुशासन एवं कर्तव्यनिष्ठा ने उनके बचपन पर गहरा प्रभाव डाला। नेहरू इसी दौरान उपनिषद, गीता और बौद्ध साहित्य का भी अध्ययन करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड की यात्रा की। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद नेहरू को उनके पिताजी ने आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के हैरो पब्लिक स्कूल में प्रवेश दिलाया। नेहरू ने इस स्कूल में 2 वर्ष अध्ययन किया। उसके पश्चात कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया। ट्रिनिटी कॉलेज से नेहरू ने स्नातक की उपाधि ग्रहण की। 1910 में कैम्ब्रिज को छोड़कर के नेहरू ने कानून का अध्ययन करने के लिए इनर टेम्पल में प्रवेश लिया। इसी दौरान नेहरू समाजवादियों के भी संपर्क में आए। नेहरू के दर्शन पर समाजवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने मैरी डेस टाउनसेंड की पुस्तक एशिया एंड यूरोप का अध्ययन किया और इस पुस्तक के राजनीतिक दृष्टिकोण से वे काफ़ी प्रभावित हुए। जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक जीवन की शुरुआत वकालत पास करने के बाद शुरू हुई और वकालत पास करने के बाद उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया। 1916 को कांग्रेस के अधिवेशन में गरम व नरम दल दोनों तरह के नेता उपस्थित थे। इस सम्मेलन में उनकी भेंट महात्मा गांधी से हुई। 1916 से ही वे श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल लीग में शामिल हो गए। नेहरू को कांग्रेस की उदारवादी नीति पसंद नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे उग्रवादी नेताओं से प्रभावित हुए। जवाहरलाल नेहरू ने 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के विद्रोह को देखते हुए लगातार दमन प्रारंभ किया और आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। दिसंबर 1921 में जवाहरलाल नेहरू को भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। 3 महीने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।
फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था और इस असहयोग आंदोलन में भीड़ ने एक थाने को आग लगा दी, जिससे कई पुलिस कर्मचारी मारे गए और महात्मा गांधी ने इस घटना से द्रवित होकर के अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह इत्यादि सभी ने महात्मा गांधी के इस निर्णय की कड़ी आलोचना की। सभी क्रांतिकारी उग्र राष्ट्रवादी विचारकों ने माना कि भारत में स्वतंत्रता का मूवमेंट बिल्कुल पीक पर था, उच्चतम स्तर पर था और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस लेकर के स्वतंत्रता सेनानियों के जोश को एकदम से ठंडा कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इसके बाद 1930 के स्वज्ञ आंदोलन में भी भाग लिया। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए मूवमेंट चलाया। 1936 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और प्रभावशाली अध्यक्षीय भाषण से भारत की जनता को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जागरूक करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भारत तथा विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए समाजवाद ही एक साधन है। उन्होंने पूरे विश्व का आह्वान किया कि समाजवाद पूरे विश्व के हित में है। समाजवाद के द्वारा हम दुनिया में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जैसी जो समस्याएं हैं उनको समाप्त कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। नेहरू को इस आंदोलन के कारण गिरफ्तार भी किया गया और जून 1945 तक उन्हें जेल में रखा गया। जेल में रहकर ही उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पूरी की। जून 1945 में नेहरू को जेल से मुक्त किया गया। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की समस्या के समाधान के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा। यह कैबिनेट मिशन भारतीयों की समस्याओं का समाधान करने में असफल रहा। 1946 में नेहरू को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इसी दौरान लॉर्ड वेवल ने नेहरू को अंतरिम सरकार का प्रधान चुनने का निमंत्रण दिया। नेहरू देश के विभाजन तक अंतरिम सरकार के प्रधान के रूप में कार्य करते रहे। इसी समय के दौरान बंगाल और बिहार में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। पंडित नेहरू ने दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और सांप्रदायिक सद्भावना की अपील की। यानी भारत की स्वतंत्रता के दौरान जो है हिंदुओं और मुसलमानों में सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसका भारतीय राजनीति पर गहरा असर पड़ा। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया गया। 1940 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को 2 देशों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र देश बना और भारत ने 15 अगस्त 1947 को अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया। नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। पंडित नेहरू के सामने इस अवधि में अनेक प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याएं थी और पूरे देश में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए।
कश्मीर में पाकिस्तानी कबायलियों ने आक्रमण कर दिया। स्थिति की भयानकता को देखते हुए कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में शरण ली और कश्मीर को बचाने के लिए संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कश्मीर में युद्धबंदी की अपील की। कश्मीर की समस्या के कारण ही 1947 से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान में 4 महत्वपूर्ण युद्ध हो चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रकार से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया। नियोजित अर्थव्यवस्था का उन्होंने प्रस्ताव भारत की जनता को दिया। 20 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को नए संविधान को लागू किया गया। नेहरू ने देश के समक्ष आर्थिक विकास के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था बनाई। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब है 5 वर्षीय योजना कि आने वाले 5 वर्षों में किस मद पर कितना खर्च होगा, शिक्षा पर कितना होगा, संचार पर कितना होगा, ट्रांसपोर्ट पर कितना होगा, कम्युनिकेशन पर कितना होगा, रक्षा पर कितना होगा, स्वास्थ्य पर कितना होगा, किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया जाएगा, जिसे यानी अर्थव्यवस्था के बारे में पहले से ही प्लानिंग करना प्लान्ड इकोनॉमी नियोजित अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों पर फोकस किया। नेहरू ने दोनों क्षेत्रों को बढ़ावा दिया। भारत के समग्र विकास के लिए उन्होंने कई तरह के राजनीतिक प्रयोग किए। 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार एक लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का रहा और उन्होंने देश के लिए हर तरह से संघर्ष करने का प्रयास किया। जवाहरलाल नेहरू के विचारों को, उनके दर्शन को उनकी रचनाओं में हम पढ़ सकते हैं। उनकी रचनाओं में महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, ये पुस्तक उन्होंने जेल के अंदर रहकर लिखी। द यूनिटी ऑफ इंडिया, ऑटोबायोग्राफी, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, इंडिया एंड द वर्ल्ड, नेहरू एंड गांधी। ये कुछ एक महत्वपूर्ण रचनाएं जवाहरलाल नेहरू की थी। इन रचनाओं से ही हमें उनके जीवन इतिहास का, जीवन संघर्ष का गहराई से पता चलता है। जवाहरलाल नेहरू पर आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो को देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।